अस्सलाम क्लास। क्लास हो रही है आपकी पहले जुमर, अभी क्लास होके हटी है। नहीं मैम, पीएस की थी वो। सर जी कहते कि मैं लेता हूँ, फिर अभी तक आए नहीं वो। तो आप मुझे बता देती, मैं आपकी क्लास पहले ले लेती अगर उन्होंने फ्री थी कहा तो। था, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मैंने नहीं लेनी क्लास। वो कह रहे थे कि मैं बस आया आया, 2 दफे मैंने कॉल की, कहते बस आया 5 मिनट में आया। तो इंतजार तो करना था ना सर जी का। तो फिर आपका घंटा इंतजार में गुजर गए। अब मैं 11:45 पे आपको कहता मैम क्लास ले लें आप, तो वो 11:45 पे आ जाते। क्वेश्चन कर लिए क्लास सबने। चैप्टर नंबर 6 वेक्टर और वेक्टर स्पेस लास्ट टाइम हमने किया था, जो हमारा लेक्चर थर्सडे वाले दिन था। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? इसके बाद जो आज हमने करना है टॉपिक, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फंक्शंस को हमने यहाँ पे वेक्टर्स को डिफाइन करना है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के बाद मैंने वेक्टर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, एग्जांपल्स नहीं करवाई थी, लेकिन मैं आज यहाँ पे पहले एग्जांपल डिस्कस करूंगी, क्योंकि एग्जांपल्स भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ही हैं। और एक बात और, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एग्जांपल्स में भी वेरिएंट ग्रुप बिल्कुल डिटेल से प्रूफ किया हुआ है। आपने वेरिएंट को पूरा प्रूफ नहीं करना है, जैसे उस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करनी है। उसके अलावा उस पर कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं हमें सिर्फ एडिशन के साथ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। डेफिनेशन सबसे पहले थी हमारे पास, पेज नंबर जो फर्स्ट था 6 चैप्टर का, उस पर डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में 5 एग्जाम्स हमने सेटिस्फाई करने थे। जिस बी वेक्टर पे ये 5 एग्जाम सेटिस्फाई होते हैं सेट ऑफ वेक्टर्स पे, वो हमारे पास कहलाता है वेक्टर स्पेस। आगे फर्दर उसकी मल्टीप्लिकेशन जो एक स्केलर से मल्टीप्लाई होता है वो उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। यहाँ पर एक लाइन मेंशन की हुई है, द additive identity of V, the zero vector, will be denoted by the bold face zero। जीरो के साथ वेक्टर का जो एडिटिव आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, यानी कि नेगेटिव ए माइनस सॉरी वी माइनस वेक्टर वी तो जब हम ऐड करते हैं तो आंसर जो आता है वो वेक्टर आता है, उसे बोल्ड लिखा जाता है। 4221 इरम, क्या प्रॉब्लम है? Iram, you have any problem? Tell me. जहां पर भी वेक्टर को जीरो के साथ, बोल्ड जीरो के साथ डिनोट किया जाएगा, इट्स मीन वेक्टर जो है वो आपके पास जीरो के साथ जो भी डिनोट किया जा रहा है वो वेक्टर की फॉर्म है। और सेकेंडली जो बोल्ड वेक्टर्स के फॉर्म में अगर डिनोट किया जाएगा तो उसे बोल्ड लिखा जाएगा, यानी कि ज्यादा डार्क फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमारे पास वो वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। A vector space V is called a real or complex अकॉर्डिंग टू डिफाइन फील्ड। जो भी आपके पास फील्ड डिफाइन होगी जिसके अंदर से हमने स्केलर को चूज करना है, उसके रिलेटेड हम रियल और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। आगे फर्दर है हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, फिर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर में 3 डायमेंशंस की यहाँ पर वेक्टर स्पेस ली हुई है। 3 डायमेंशन मतलब रियल नंबर की 3 डायमेंशन है, कोऑर्डिनेट 3 के फॉर्म में, एक्स वाई जी फॉर्म में।
इज द वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन एज। अब इसमें यहाँ पे एडिशन इस फॉर्म में डिफाइन किया है, एक वेक्टर यू लिया और सेकंड वाला यू डैश लिया। जैसे क्वेश्चंस में हमें वेक्टर ए और बी के साथ और दूसरा पॉइंट सी डी के साथ मेंशन किया जाता है, वहाँ पे मैंने आपको कहा था आप उसका नेम ले सकते हैं कोई सा भी यू और बी की फॉर्म में। यहाँ पे इसने एज इट इज यू प्लस यू डैश लिया है। दो वेक्टर 3 डायमेंशन के अंदर से कहते हैं चूज करते हैं तो उनकी एडिशन किस फॉर्म में होती है, इस वे में होती है। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में ऐड होता है। सिमिलरली हमारे पास अगर वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है तो स्केलर जो है सिर्फ ये थर्ड डायमेंशन की बात हो रही है, आगे डिफरेंट वेज में भी डिफाइन किया हुआ है। तो थर्ड डायमेंशन में कहते हैं हमारे पास किस वे में होता है, तो वेक्टर की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है तमाम जो स्केलर है तमाम वेक्टर्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। एन एलिमेंट ऑफ और R3 इज यूजुअली रिटन एज, इस फॉर्म में रिटर्न किया जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। ये एक वेक्टर है जिसके एलिमेंट है एक्स एक्सिस पे एक्स है, वाई एक्सिस पे वाई लिया है, जी एक्सिस पे जी लिया है और यूनिट वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में है। बट यहाँ पर कहता है आई जे के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो डिनोट होंगे इस वे में, ये स्टैंडर्ड बेसिस भी कहलाती है R3 के अकॉर्डिंग। आगे ये डिफाइन भी होगी E1 E2 E3 के नेम से, जब हम आगे जाकर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की फॉर्म पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन वे में, वहां पर ये मेंशन की जाएगी। आर द यूनिट वेक्टर्स, नीचे मेंशन भी किया हुआ है यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के डायरेक्शन की फॉर्म में यहाँ पे डिनोट किया जाता है। फिजिकली तौर पे जो क्वांटिटीज ली जाती हैं वेक्टर फॉर्म में वो फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम वगैरह ये सारी की सारी जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ये फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसको ले सकते हैं कि इन केस एमसीक्यूज में पूछा जाए कि वेक्टर की जो आप एग्जांपल्स दें या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, और नीचे मेंशन हो सकता है अगर एमसीक्यूज की फॉर्म है इसमें से कौन सी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं फॉर वेक्टर, तो फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, इस तरह की बहुत सारी हैं जो मैंने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के साथ भी वहाँ पे सारी की सारी डिटेल से मेंशन की हुई थी। इसलिए यहाँ पर हमारे पास मेंशन सिर्फ जस्ट ये होगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की वे की जो कंडीशंस हैं जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी वेक्टर कहलाती हैं। आगे सिर्फ हम इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करे थे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, एग्जांपल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सिर्फ उसने सिंपली बताया कि थर्ड डायमेंशन हो तो थर्ड डायमेंशन में 1 और 2 और 3 के अकॉर्डिंग एडिशन करनी है, अगर वेक्टर्स की या स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो किस वे में होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर पूरी डिटेल के साथ ये एग्जाम्पल की हुई है, यहाँ पर उसने डिटेल मीन के प्रूफ भी किया हुआ है अबेलियन ग्रुप की फॉर्म में। लेट एफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये फील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वाले वीक में, मंडे को तो क्लास नहीं हुई थी, वेडनेसडे को जो क्लास हुई थी उसमें फील्ड की डेफिनेशन भी दी थी, मैंने नोट्स के अंदर भी ऐड किए फील्ड की डेफिनेशन। लेट एफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर बी अ फील्ड बाय डिफाइनिंग, उसे डिफाइनिंग किस फॉर्म में किया था, एडिशन जो है वो अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप है। कहता आगे फर्दर हमने इस क्लोज लॉ इन एफ किस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको प्रूव किया था, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एफ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सारे के सारे लॉ जो हैं इसको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस की फॉर्म में प्रूव करने के लिए अप्लाई किए हुए हैं। और यहाँ पे कोई वे नहीं है, आर ले लें, सी ले लें, क्यू ले लें, यानी कि रियल नंबर भी एक वेक्टर स्पेस है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक वेक्टर स्पेस है, और क्यू रैशनल नंबर्स वाली जो स्पेस है वो भी एक वेक्टर स्पेस कहलाती है। इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए एज इट इज ही जैसे आपने बाकी क्वेश्चंस किए हैं कि आपने यहाँ पर आर के लिए 2x2, 1x1 या 3x3 जैसे ऊपर उसने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी, एज इट इज ही कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर दिए, उसमें में सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स लेके एडिशन करनी है, 5 के 5 एक्सियम्स अप्लाई कर दें और हमारे पास वो वेक्टर स्पेस प्रूफ हो जाती है। एग्जांपल नंबर 4 में, थर्ड वाली स्किप कर दें, 4 में एफ एन लिया है, एफ यहाँ पर फील्ड है, एफ एन कंसीडर किया है सेट, कोई सा भी सेट है जिसके एन डायमेंशंस की वेक्टर्स हैं। डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है, ये यहाँ पर इसकी एडिशन है और ये इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप की है। हमने सिर्फ इसको कंसीडर करते हुए प्रूव करना है कि यह फील्ड की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर ये एक वेक्टर स्पेस है, हमने इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसने यहाँ पर अबेलियन प्रूव किया, ये सारा का सारा अबेलियन प्रूव करने के लिए बिल्कुल भी वर्क मत करें, इसको डायरेक्टली जो है वो प्रूव करते हैं आप सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के एलिमेंट्स लें, एडिटिव इनवर्स की फॉर्म जो है यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल
वे के अंदर इसको प्रूव करें। यहाँ पे सिर्फ उसने अबिलियन प्रूव करके इसको स्टॉप किया हुआ है, अबिलियन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया है कि सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है, इसी तरह थर्ड और से फिफ्थ वाली कंडीशन भी वेरीफाइड होती है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अबिलियन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 जो प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर स्पेस की वो अप्लाई करें और उसको बता दें कि वो एक वेक्टर स्पेस बनती है। अब आगे जो है एन डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस है, आर एन जो R3 R1 R2 रियल नंबर्स की जितनी भी वेक्टर स्पेस हैं जो कि डिफाइनिंग मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 के अंदर R3 की यहाँ पे डिफाइनिंग की हुई है। सिर्फ सिमिलरली अगर आप Rn तक वेक्टर यहाँ पे लेते हैं तो सेम स्केलर मल्टीप्लिकेशन और बोथ वेक्टर्स के एडिशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनती है वेक्टर स्पेस। तो Rn की जो वेक्टर स्पेस है वो n डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस भी कहलाती है। उसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन यहाँ पे नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पर एफ एन जो दिया हुआ है अगर हम यहाँ पे इसको आर एन कंसिडर कर लें तो सेम एज इट इज ही वन फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में ऐड है, सेकंड सेकंड में ऐड है, थर्ड थर्ड में, इसी तरह सो ऑन nth एलिमेंट nth में ऐड है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगी वो भी कोई सा भी स्केलर लें वो तमाम वेक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन जो कहलाती है वो सारी की सारी यूक्लिडियन मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। इसको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, आर एन को एज इट इज ही सिर्फ उसने डिफाइन किया हुआ है। करना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो है इसी में एफ की जगह पे रिप्लेस कर दें आर, ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो सारे के एलिमेंट्स हैं उसमें से बिलोंग करते हैं। बाकी ये सारी की सारी एग्जांपल्स आगे एग्जांपल नंबर 6 7 ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को कहा था करने के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्लास? क्वेश्चन नंबर 3 किया किसी ने? किसी ने नहीं किया क्लास क्वेश्चन नंबर 3? ये है क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल वेक्टर स्पेस। मैंने एग्जांपल नहीं करवाई अब यहाँ पर इससे रिलेटेड। एग्जांपल नंबर 7 से कहता है डिफाइन है सारी, डायरेक्टली यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमने, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको क्वेश्चन को करवाऊंगी, एग्जांपल नंबर 7 में यहाँ पे नहीं करवाऊंगी। लेकिन एग्जांपल नंबर 7 के अंदर जो फंक्शन डिफाइन है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इन केस अगर पेपर फिजिकल हुए या टीचर्स ने पेपर लेने हुए तो फिर डिपेंड करता है कि लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म क्या बनेगी। तो चांसेस हैं इस दफा कि अच्छे की तरह से फिजिकल पेपर हो, इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ प्रिपरेशन करते जाएं। यहाँ पर डिफाइन इन एग्जांपल जो फंक्शन एग्जांपल नंबर 7 में डिफाइन है सेम यहाँ पे एज इट इज ही डिफाइन करना है। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, सिर्फ एक लाइन से लिखने की जरूरत नहीं उसमें महसूस की राइटर ने। द सेट सी ए बी, सी जहाँ पे भी मेंशन होता है इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस रियल वैलिड फंक्शन। जो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, कंटिन्यूअस मीन फंक्शन अपनी तमाम डोमेन के ऊपर जो है वो डिफाइन आंसर देता है, इट्स मीन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। लिमिट एग्जिस्ट करती है गिवन डोमेन के हमारे पास फंक्शन की, तो देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन मीन के सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ये चीज सेटिस्फाई है, कॉम्प्लेक्स के लिए, रैशनल या इरेशनल के लिए चीज सेटिस्फाई नहीं है। ए भी यहाँ पे जो इंटरवल है विद द यूजुअल ऑपरेशन ऑन फंक्शंस एज डिफाइन 7 एग्जांपल के अंदर, जो एग्जांपल नंबर 7 है उसी से रिलेटेड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला पार्ट था द सेट ऑफ ऑल फंक्शन, जितने भी अब इस कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर जो फंक्शंस हैं उस वो अपने गिवन जो हमारे पास यहाँ पे इंटरवल है ए एंड बी उससे रिलेटेड डिफाइन है इस वे में, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सेकेंडली जो हमारे पास पार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 237 पे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डेरिवेटिव हम लेते आए हैं कैलकुलस की बुक के अंदर ही, वो ही डेरिवेटिव्स की उसने यहाँ पे एक इक्वेशन यूज की है, इसे भी हमने डिफाइन करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारे पास हमारी जो गिवन इक्वेशन जिस भी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ली गई है क्या वो वेक्टर स्पेस प्रूव कर रही है। नंबर 4 जो पार्ट है द सेट ऑफ आर 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म A1 1B, इस फॉर्म के जितने भी मैट्रिसेस हैं जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है,
और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो स्केलर्स है, बट स्केलर की फॉर्म है 1 की फॉर्म में। तो इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स हैं वो कहता है तमाम मैट्रिसेस 2x2 के जो हैं वो वेक्टर स्पेस को प्रूव करते हैं या नहीं करते। ये 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जो मैंने आप लोगों को कहा था एक दफ़ा देखिएगा। हो गए ठीक है, अदरवाइज मैं खुद करवा दूंगी। और मुझे 100% श्योर है कि आप में से किसी ने भी नहीं किए, वो देखने की भी दामद नहीं की होगी, जबकि मैंने सोल्यूशन भी साथ में सेंड किया था एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट के अंदर जो डिफाइनिंग नहीं की गई एग्जाम्पल नंबर 7 से रिलेटेड, वो सबसे पहले यहाँ पे उसने डिफाइन किया है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किस वे में आएगी, वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया एग्जाम्पल नंबर 7 से लेके। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखी हुई, आपको भी पेपर में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दी जाएगी, आपको साथ में मेंशन होगी। हमने सिर्फ इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर स्पेस एग्जाम्स हम यहाँ पे वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को या एग्जाम को अप्लाई करते हैं, उसको सेटिस्फाई करेंगे। सबसे फर्स्ट में हमारे पास ये कंडीशन थी कि हमने यहाँ पर इसको क्या प्रूव करना है, अबेलियन। ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी अबेलियन, बिकॉज f प्लस जी बिलोंग्स टू c ऑफ ए बी, और g प्लस एफ कर लें फंक्शन, दो फंक्शंस को a b कर लें या b a कर लें, इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली दो डिफरेंट फंक्शंस हैं f और g को पहले लिख लूँ, यानी कि x2 प्लस 2 अगर एक मेरे पास फंक्शन है और दूसरा x की पावर 3 माइनस 1 है, तो x की पावर 3 माइनस 1 को पहले लिख लूँ या x2 प्लस 2 को पहले लिख लूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट इज यहाँ पर उसने डायरेक्टली ही मेंशन किया है कि दो फंक्शंस की अगर एडिशन है तो वो भी इसमें से बिलोंग कर रही है, तो यहाँ पे इसको बिलियन प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सेकंड वाला जो पार्ट है जिसके अंदर हम दो फंक्शंस को डिफरेंट लेते हैं और यहाँ पर एक वेक्टर को डिफरेंट वे में यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम इसे करेंगे उसमें f प्लस जी और g प्लस एफ को आपको डिफरेंट शो करना पड़ेगा। कॉपी पेंसिल है सबके पास? क्लास कॉपी पेंसिल है आपके पास? यस मैम। इसमें फंक्शन है f प्लस डी, जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की थी मैंने, उसी से रिलेटेड अब आप इसका सेकंड एग्जाम वेक्टर स्पेस का प्रूव करेंगे। सेकंड एग्जाम में कोई सा भी स्केलर लें और उसे जरा एक दफा प्रूव करें। a इंटू एफ प्लस डी इज इक्वल टू, डायरेक्टली यहाँ पे इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो फंक्शंस हमने चूज किए हैं, लेकिन उसकी डिटेल नहीं दी कि फंक्शन आगे किस टाइप के हैं। एफ प्लस डी हम डायरेक्टली फंक्शन के वे में चूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। क्लास आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं? मैम एफ प्लस जी, एफ प्लस डी एज इट इज ही लेंगे, सेकंड वाला एग्जाम सब्स्टिट्यूट सेटिस्फाई करना है। सी या ए या बी कोई सा भी आप स्केलर चूज करेंगे अपने गिवन इंटरवल में से। मैम उसको मल्टीप्लाई करने से तो वो अलग अलग हो जाएंगे ना? बिल्कुल वो सेपरेट हो जाएंगे। यस मैम। मैम फिर नेक्स्ट इसकी राइट साइड ऑटोमेटिकली ही प्रूफ हो जाएगी। इसमें यहाँ पे डायरेक्टली यस इसीलिए मैम। प्रूफ किया हुआ है कि पूरी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन ले रहे हैं तो डायरेक्टली भी हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट वाली जो हमारे पास एग्जाम है उसमें a प्लस बी दो स्केलर लेंगे और साथ में एक फंक्शन f लेंगे।
ये देखें यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दोबारा से ओपन की है। f प्लस जी अगर आप लेते हो तो ए स्केलर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो दो फंक्शंस के एडिशन के साथ अगर आ रहा है फंक्शन तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह a प्लस बी साथ में यहाँ पे f ले लें, कोई सा भी स्केलर की कंडीशन ले लें, तब भी ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पर पूरी डिटेल इसीलिए नहीं की हुई, मैं चेक करती हूँ अगर डिटेल की हुई है तो मैं आपको करवाती हूँ, नहीं तो मैं आपको जैसे बता रही हूँ उस वे में कर लूँ। सिंपल है बिल्कुल ही, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिफाइन की हुई है। करना क्या आपने, सी के अंदर से कोई से भी दो फंक्शन लिए जो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है कि वो कंटिन्यूअस है। अब इसके एग्जाम्स यहाँ पे शो नहीं किए हुए, एग्जाम्स क्यों शो नहीं किए हुए सारे के सारे वन बाय वन, क्योंकि डायरेक्टली उसने यहाँ पे लिखा लेट एफ और जी, दो हमने कोई से भी यहाँ पर फंक्शंस लिए हैं, एफ एंड जी बिलोंग्स टू सी। सी हमारे पास रियल कंटिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन है, इट्स मीन इसके अंदर कोई सा भी फंक्शन को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तभी कंटिन्यूअस है। देन बोथ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फॉर डिफाइन ऑन ए बी। देन अब अगर आप यहाँ देखें इसका फर्स्ट एक्सियम ऊपर उसने सेटिस्फाई कर दिया है। अब उसके बाद सेकंड वाला एफ प्लस जी, अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखें एफ प्लस जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग फंक्शन लिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एक्स फंक्शन डिपेंडिंग कर रहा है एक्स पे, एफ और जी वाला, इसलिए साथ में एक्स मेंशन किया है। नहीं भी करेंगे तो ऐसे कोई इसके अंदर इशू नहीं है। नाउ एफ प्लस जी बीइंग द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी इज आल्सो अ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी। दो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, कहते हैं उनकी एडिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। तो वी विल से दैट in further case f plus g belongs to c। in second case f plus g भी उसके अंदर डिनोट कर रहा है तो g plus f भी डिनोट करेगा उसी के अंदर से। उसके बाद सेकंड वाली हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि दो स्केलर्स को हमने लेके मल्टीप्लाई करना है f के साथ, तो वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पे उसने एक a लिया है और एक अल्फा की फॉर्म ली है, और अगर आप डेफिनेशन में देखें तो आगे नेक्स्ट वाला स्टेप यही हमारे पास है कि दो स्केलर्स को हमने f के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो वन बाय वन करने से भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे अगर हम फील्ड में चूज करें फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो एज इट इज ही सिंप्लीफाई हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो बुक में किया हुआ है, जो मैंने नोट सेंड किया था उसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है, किया कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने इसको पूरा डिटेल से करना है जैसे मैंने आपको बताया, सेम एज इट इज ही करना है कि सिंपली फंक्शंस की डिफाइनिंग है। और अगर आप में से किसी ने कॉपी पेंसिल ली होगी तो उसने लिख भी लिया होगा जो जो मैंने बोला है साथ साथ। सेकंड वाला है, अब सेकंड वाले को थोड़ा सा ध्यान से करना है। सेकंड वाले के अंदर उसने कंडीशन दी है कि इंटरवल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो दोनों चीजें इक्वल हैं। इसको लेते हुए हमने इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमने इस सेट के अंदर से एक जीरो आइडेंटिटी, हमने दो फंक्शन ले लिए कि हमारा फंक्शन जो है वो जीरो है। लेट जीरो फंक्शन इज इन द गिवन सेट बी। जीरो फंक्शन लेने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ उसने अबेलियन प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिया है, तो अबेलियन करने के लिए जरूरत नहीं है। आप अबेलियन के लिए डायरेक्टली लें एफ प्लस जी, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। मेंशन किया जा सकता है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वाजिब हो जाएगा। अब सेकेंडली हमारे पास एफ प्लस जी जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया अपने एक ही एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमने इसको सेकंड के अकॉर्डिंग भी नोट करना है, तो वो वे यहाँ पे यूज किया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और सेकंड वाला फंक्शन हमने लेट कर लिया जी ऑफ ए जी ऑफ बी के अकॉर्डिंग। एफ प्लस जी दोनों को अगर ऐड करते हैं साथ में जिस पे डिपेंड करें वो ए, आगे फर्दर दोनों को सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शंस के अकॉर्डिंग एडिशन कंबाइन भी की जा सकती है और सेपरेट भी की जा सकती है। अब ऊपर हमने इनको क्या लिया, एफ ऑफ ए को इज इक्वल टू एफ ऑफ बी और जी ऑफ ए को जी ऑफ बी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो अब उसके बाद फिर फर्दर हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें एफ प्लस जी ऑन ए इज इक्वल टू एफ प्लस जी ऑन बी, दोनों चीजें जो है वो सेम है, सो इट्स मीन एफ प्लस जी बिलोंग्स टू बी एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी।
because of f belongs to C real valued continuous function. We satisfy all the axioms for abelian under addition. उसके बाद रिमेनिंग एग्जाम जो हैं वो कहता है वेक्टर स्पेस के वो सेटिस्फाई होते हैं, वो आप लोगों ने खुद से करने हैं। अब वो आप लोगों ने खुद से किस वे में करने हैं, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ। इसी से रिलेटेड ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर किसी ने नहीं भी किया होगा तो दोबारा से फिर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोबारा से फिर कर देती हूँ। हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उसको आपने अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये हमारे पास कंडीशन है। इसको यूज करते हुए फर्स्ट वाला एग्जाम उसने बिलियन यहाँ पे प्रूव कर दिया है, जो हमने लेना था एफ प्लस जी इज इक्वल टू दिस फॉर्म। अब जो बाकी वाले एग्जाम्स हैं वो मैं यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही हूँ। फर्स्ट वाले एग्जाम के बाद जो हमारे पास सेकंड वाला एग्जाम है उसमें ये दो फंक्शंस हैं, एक ही पॉइंट पे एक्सप्लेन करते हुए मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये एक फंक्शन है, उसके बाद यहाँ पर मैं सेकंड लेती हूँ जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी। तो डिफरेंट फंक्शंस हैं। हमारे पास एग्जाम क्या है कि हमारे पास यहाँ पर अब जो स्केलर लिया हुआ है ए, मैं उसकी जगह पे टोटली डिफरेंट स्केलर ले रही हूँ सी की फॉर्म में। सी और अंदर क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर फंक्शन बनेंगे एफ प्लस जी, दो फंक्शंस हैं। सेकंड वाला एग्जाम कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और ये डिपेंड करते हैं हमारे पास ए पे, ब्रैकेट में जो मेंशन कर रही हूँ उस पर वो डिपेंड कर रहे हैं। आगे फर्दर मैं इनको मेंशन कर सकती हूँ सी के बाद दोनों को सेपरेटली एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए बाय टेकिंग गिवन कंडीशन, जो हमने यहाँ पे गिवन कंडीशन थी अगर उसको यहाँ पे लें तो ये किसके इक्वल आएगा। आगे फर्दर मैं आगे इसको मेंशन कर सकती हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, जी ऑफ ए के, या सेपरेटली आप पहले से सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सी एफ ऑफ ए प्लस सी जी ऑफ ए इज इक्वल टू सी एफ ऑफ बी प्लस सी जी ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है। और आगे फिर मैं इसको फर्दर मजीद लिख सकती हूँ इज इक्वल टू सी ऑफ एफ प्लस जी ठीक है, क्लास क्लियर हो गया कि एग्जाम्स किस फॉर्म में प्रूव करने हैं। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके अंदर दोबारा से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक ही पॉइंट के अकॉर्डिंग उसने डिफाइन किया हुआ है। तो एफ प्लस जी लिखें, जी एफ प्लस एफ लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम कर रहे हैं एक कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे सेम है, तो हम इस कंडीशन के अंदर इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है इसका सेकंड के बाद थर्ड वाला एग्जाम है, उसमें देखें ए प्लस बी दो स्केलर्स हैं, उसको एक फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इस थर्ड वाली कंडीशन को मैं यहाँ पर प्रूव करूंगी। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन को आप कैसे करोगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली अब ले रही हूँ ए और बी से हटके सी और डी, क्योंकि ए और बी के ऊपर मेरे पास फंक्शन डिफाइन है। दो हमने यहाँ पर स्केलर्स लिए हैं जो कि मेरे पास है सी प्लस डी, और साथ में जो फंक्शन है फंक्शन डिपेंडिंग ऑन टू ए ये मेंशन किए इज इक्वल टू, दोनों फंक्शंस के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर सकती हूँ सी एफ ऑफ ए प्लस डी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी एफ ऑफ बी बाय गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रही हूँ सी एफ ऑफ बी इक्वल टू सी प्लस डी एफ ऑफ, ठीक है।
अब इसके बाद जो बाकी दो रिमेनिंग है उसको आप लोग खुद से करेंगे, और 20 से दो स्केलर्स मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंबाइन कर लें सेपरेटली कर लें सेम है। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ ए को, तो रिजल्टेंट में आपके पास 1 ऑफ एफ ऑफ बी ही आएगा, जो हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेगा। और हमारा थर्ड वाले से लेके फिफ्थ वाले एग्जाम जितने भी हैं सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इट्स मीन हमारे पास गिवन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई हो रहा है, और हमारा क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई होके हमारी 5 एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसकी वजह से वेक्टर स्पेस प्रूफ हो रही है। इसके बाद जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला यहाँ पे किया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर पूरा डिटेल के साथ, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हमने इसे प्रूव करना है वेक्टर स्पेस। इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक y के लिए फंक्शन दिया हुआ है। हमने अपनी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दो फंक्शन चाहिए हैं, तो हम यहाँ पे दो लेंगे f और g, v के अंदर से बिलोंग करें। फंक्शन f के लिए यहाँ पे डिफाइन किया, और फिर फंक्शन जो है वो g के लिए यहाँ पे डिफाइन किया, जो भी ऊपर इक्वेशन थी। f के लिए जो डिफाइन किया उसको f को डेरिवेटिव को डबल के साथ नोट कर दिया है, और g वाले को भी डबल के साथ नोट कर दिया है। ये सेकंड वाले के अंदर जो है यहाँ पे f सिंगल डैश आएगा, डबल नहीं आएगा। अब जब दोनों को ऐड करेंगे हमने यहाँ पे शो करना है ये वाली कंडीशन। फर्स्ट वाली दोनों तो सेम आती हैं, एफ ऑफ ए प्लस जी वाली कर लें या जी ऑफ ए कर लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारी सेम आती है। जब हमने डिफरेंट स्केलर के साथ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में हमने इसको सेटिस्फाई करना है। अब देखें ए एफ प्लस बी जी बिलोंग्स टू वी। अब हमने यहाँ पर लिया ए एफ, जो डेरिवेटिव्स की कंडीशन थी उसके अंदर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लें ए एफ प्लस बी डबल डैश के साथ। फिर सिमिलरली -5 जी डैश की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, ए एफ प्लस बी जी प्लस 6 के साथ फिर बी एफ प्लस ए एफ प्लस बी जी की फॉर्म आ जाएगी। मल्टीप्लाई हो रहा है, जो जो मल्टीप्लाई और उन सबको मल्टीप्लाई किया, डेरिवेटिव यहाँ पर सेपरेट किया, मल्टीप्लिकेशन किया, ये कंडीशन आ गई। अब ए लेके मैं एफ वाले कंबाइन कर सकती हूँ, जितने भी देखें ए कॉमन आ सकता है एफ वालों के साथ से, जी वालों के साथ बी आ रहा है, उसमें से बी कॉमन आ रहा है। ये सारी कंडीशन ऊपर हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है उसके इक्वल किसके इक्वल आ रही है, जीरो के। सिमिलरली सेकंड भी जीरो के इक्वल आ रही है, तो रिजल्टेंट में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास दो फंक्शंस को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड किया जाए तब भी रिजल्टेंट में वो वेक्टर में से आता है। इट्स मीन वो वेक्टर स्पेस को प्रूव करता है। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और फंक्शन एडिशन सारा कुछ कंबाइन करके एक ही प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन किया हुआ है। फोर पार्ट है जो कि इसका लास्ट पार्ट है। द सेट मैम ऑफ ऊपर जी जी मैम जीरो कैसे है, मैम जीरो? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन इक्वल टू जीरो दी हुई है, ये देखें ये इक्वल टू जीरो दी हुई है। इसी को हमने वो y के अकॉर्डिंग दिया, हमने उसको सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दो फंक्शंस के साथ लेना है, तो हमने f और g के साथ यहाँ पे डिनोट किया, दोनों इक्वल टू जीरो है। हमने आगे जो स्केलर और मल्टीप्लिकेशन विद फंक्शंस एडिशन यहाँ पे कंबाइन एक ही क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व कर दिया। कहता है ये अगर वेक्टर में से सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी उसमें इसको सब्स्टिट्यूट किया है प्लस बी जी को। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही वो फंक्शन में से ए और बी कॉमन लिए, ए वाली इक्वेशन ये है और बी जी वाली ये है, तो ये दोनों किसके इक्वल आ रही थी, जीरो के। जीरो लिया है, जीरो के साथ ए मल्टीप्लाई करें बी करें वो जीरो ही रहेगा। इसमें कि हमारे पास दो फंक्शंस को डिफरेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तब भी वो हमारे पास गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ही वेक्टर स्पेस में से लाई करते हैं। अब इससे फर्दर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, उसमें यहाँ पर वेक्टर स्पेस जो है वो प्रूफ नहीं होगी, इसमें इसका फर्स्ट एक्सियम ही सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि A1 1B साथ में बिलियन के अकॉर्डिंग हम कौन सा वेक्टर लेंगे कि दोनों को ऐड करें तो दोबारा से वही वेक्टर आ जाए। बिलियन के अकॉर्डिंग उसकी जीरो मैट्रिसेस की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो आती है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर आप लेते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 0 0 1 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला मैट्रिक्स जो कंडीशन को हमारी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमें दूसरी साइड पे भी इसको ऑपोजिट मल्टीप्लाई भी करना है, तो ऑपोजिट की कंडीशन के साथ ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारे पास बिलियन ग्रुप नहीं बनेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें बाकी भी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। हम अपने जो गिवन क्वेश्चन है उसको यहीं तक ही स्टॉप करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 वेक्टर स्पेस को दोबारा से रिपीट किया, इसकी एग्जांपल्स रिलेटेड टू जो भी थी हमारे पास वो हमने यहाँ पे की हैं।
अब जो है आगे नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन। वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है, दो वेक्टर्स को किस फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाता है। ये बुक के पेज नंबर 238 पर पाया जाता है। यहाँ पर साथ में स्पेनिंग सेट की डेफिनेशन भी दी हुई है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी, डिफरेंट नहीं है लीनियर कॉम्बिनेशन से, लेकिन ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, कंबाइन करके उसने दिए दोनों डेफिनेशन, तो सिर्फ मैं यहाँ पे इसको डेफिनेशन को डिफाइन करूंगी। बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन के ही वेक्टर्स की फॉर्म में स्पेनिंग बोला जाता है, इसलिए मैं सिर्फ इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। क्लास आपने मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करनी है, अभी मीटिंग एंड होने वाली है, सिर्फ 2 मिनट्स रहते हैं, मैं एंड कर रही हूँ, उसको दोबारा से ज्वाइन करें ताकि जो सेकंड वाला टॉपिक है वो बीच में एंड नहीं हो, ठीक है।